कहने को छोटी भाभी और मेरा रिश्ता ननद भाभी का है, परंतु हम उम्र होने की वजह से कुछ ही महीनों में वह मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सखी बन गई। मैं अपने मन की हर बात बेझिझक उनसे साझा कर लेती हूँ और वह भी मुझे अपने हृदय की वेदना बिना किसी संकोच के जाहिर करती है। पूरे घर पर खामोशी का बसेरा देख ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी कोई तूफान यहाँ से होकर गुजरा है। वैसे तो छोटे भैया संजीव के इस दुनिया से जाने के पश्चात हर रोज़ किसी न किसी में रूप में एक आंधी गाए बगाए चलती ही रहती है, जो हर किसी को किसी न किसी रूप में क्षतिग्रस्त करती हुई निकलती है। लेकिन इसका सबसे अधिक खामियाजा छोटी भाभी सुमन को ही उठाना पड़ता है, जो भैया के जाने के पश्चात पूरी तरह से कुंभला सी गई है। उनके चेहरे पर तो उदासी ने जैसे अपना अस्थायी वास ही बना लिया है, जो दिखता तो घर के हर सदस्य को है, किंतु देखना कोई नहीं चाहता। दादी को तो ऐसा लगता है जैसे छोटे भैया का इस दुनिया को अलविदा कहने में छोटी भाभी का ही दोष है। वैसे छोटी भाभी दादी की ही पसंद से इस घर में आई है। पूरी जन्मपत्री कुंडली मिलाने के बाद ही पंडित जी ने कहा था, संजीव के लिए इससे अच्छी कन्या कोई हो ही नहीं सकती है। दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। यह बहुत ही शुभ संकेत है। कन्या भाग्यशाली है। यह सुनते ही दादी ने फरमान जारी कर लिया था, अगर कोई लड़की संजीव की पत्नी और इस घर की बहू बनकर आई तो वो सुमन ही होगी। उस वक्त बड़े भैया और पापा ने दादी को कितना समझाया था कि संजीव अपनी ही ऑफिस की एक सहकर्मी को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। यह सुनने के उपरांत दादी अशस्त्र जल त्याग धरने पर बैठ गई थी कि वह संजीव की शादी किसी विजायती लड़की से जीते जी तो नहीं करने देगी। यदि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई तो उधर डोली उतरेगी और उधर उनकी अर्थी उठेगी। यह सुन संजीव भैया ने दादी के जिद के आगे और घर की झूठी शान की खातिर अपने अरमानों की बलि चढ़ा दी और हार कर सर झुकाए चुपचाप सुमन भाभी के संग 7 फेरे ले लिए। संजीव भैया दादी और घर वालों को खुश करने के लिए सुमन भाभी के संग रिश्ता की डोरी में तो बंध गए, परंतु ना वो अपना प्यार भुला पाया और ना ही सुमन भाभी को उनका अधिकार ही दे पाए। शायद यही गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसीलिए वो शराब का सहारा लेने लगे और एक दिन नशे में ड्राइव करते हुए शादी के 8 महीने के भीतर ही रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के काल में समा गए। और दादी सुमन भाभी और उनके परिवार पर सारा दोष यह कहकर मरने लगी कि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, गलत जन्मपत्री और गलत कुंडली देकर। घर में हर किसी को संजीव भैया के आकस्मिक मौत का दुख है, परंतु किसी को भी सुमन भाभी की चिंता नहीं। हर दिन किसी न किसी बहाने से कभी दादी कभी मम्मी तो कभी बड़ी भाभी उन्हें संजीव भैया के मौत का उल्हाना देने से नहीं चुकती और बेचारी भाभी मौन रहकर सबके ताने सुनती रहती है। संजीव भैया वन विभाग में राज्य सरकार के कर्मचारी थे, इसीलिए भैया की मृत्यु के पश्चात सारे सरकारी रुपये पैसे छोटी भाभी को ही मिले। यह भी दादी को गवारा नहीं था। बेटा उनके घर का तो रुपये पैसे पराए घर से आई बहू को क्यों मिलना चाहिए। रोज़ रोज़ के कलह से तंग आकर भाभी ने सारा पैसा दादी के खाते में हस्तांतरित कर दिया। इस पर उनका जी नहीं भरा। अब कहती है अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी भाभी के स्थान पर मुझसे छोटा भाई संजय को किसी तरह मिल जाए, क्योंकि वह इस घर का बेटा है और पिछले 2 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। पापा और बड़े भैया ने दादी को बहुत समझाया कि सरकारी नौकरी में अनुकंपा नियुक्त केवल कर्मचारी की पत्नी या बच्चे को मिलती है, पर नहीं, उन्हें तो कुछ सुनना ही नहीं और ना समझना है। बस उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हर बात में जिद पकड़कर अड़ जाना दादी की आदत में शुमार है। आज भी कुछ ऐसी ही बात हुई होगी और भाभी ने खाना भी नहीं खाया होगा। यही सोच मैं भाभी के लिए खाना परोस उनके कमरे की ओर बढ़ी। मुझे खाना ले जाते देख माँ मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है उस महारानी के लिए खाना ले जाने की। तुम्हारी दादी ने सख्त मना किया है, उसे भूखा प्यासा ही रहने दो। जब भूख लगेगी तो खुद ही लेकर खा लेगी। किसी को उसे खाने देने की ज़रूरत नहीं। उसे ख़ानदान की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं। मैडम को नौकरी करना है, विधवा होकर सज धज कर घर से बाहर निकलना है।
माँ के मुँह से यह सब सुन के मुझसे रहा नहीं गया और मैं माँ से वह सब कह गई जो कई महीनों से मन में दबा बैठी थी। आपकी बेटी घर से बाहर जाती है, नौकरी करती है, यह बात तो आप बड़े शान से सबको बताती फिरती हैं। तब आपके ख़ानदान की कोई इज्जत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी बहू नौकरी करना चाहती है तो आपकी इज्जत घटती है। यह कैसी दोहरी मानसिकता है। यदि मैं इस तरह भूखी प्यासी पड़ी रहती तो क्या तब भी आप मुझे खाने को नहीं पूछती? यह सब आखिर क्यों? वो जो आपके घर पर हैं वो खुद चलकर नहीं आई है, आप सब उसे बाजे गाजे के साथ ढोल नगाड़े पीटते हुए लेकर आए हैं। यह घर जितना दादी का है, आपका है, मेरा है, उतना ही छोटी भाभी का भी है। वह कुछ नहीं कहती, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप सब उन पर अन्याय करें, उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर दें। मेरा ऐसा कहने पर माँ चुप हो गई, क्योंकि वह भी यह जानती थी दादी गलत है और मैं इस बात से भली भांति परिचित की। माँ आज तक चाहकर भी कभी अपने लिए दादी के विरोध आवाज़ ही नहीं उठा पाई। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, भाभी बिस्तर पर आधे लेटी हुई थी, सुबक रही थी। मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, मेरा क्या दोष? मैं क्यों इस घर में नहीं रह सकती? मैं क्यों नौकरी नहीं कर सकती? संजीव के इस नौकरी के अलावा मेरे पास आजीविका का और कोई साधन भी तो नहीं है और दादी नौकरी करने से मना कर रही है। मैं भाभी को शांत करते हुए बोली, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आपका नौकरी करने से कोई नहीं रोकेगा। मैंने भाभी से यह कह तो दिया, किंतु मैं स्वयं दुविधा में थी, सब ठीक कैसे होगा? क्योंकि दादी के विरोध ना माँ कुछ कह पाती है, ना पापा और ना ही बड़े भैया। मेरे कुछ भी कहने का असर किसी पर होगा नहीं और आज फिर वही होगा जो दादी का निर्णय होगा। मैं सोच रही थी कि छोटी भाभी के माता पिता आए गए, दादी ने ही अपना फैसला सुनाने उन्हें बुलवाया था। मैं भी बैठक में जा पहुंची, जहां दोनों परिवार मिलकर छोटी भाभी के भविष्य का फैसला करने वाले थे। दादी ने बड़े गर्व से कहा, हमारी घर की बहुएं केवल घर संभालती है, नौकरी नहीं करती। आपकी बेटी नौकरी करना चाहती है, इसीलिए आप उसे अपने साथ ले जाएं। यह सुनते ही भाभी की माँ दोनों हाथों को जोड़ते दादी को संबोधित करते हुए बोली, बेटी तो पराया धन होती है और बिहाता बेटी अपने मायके में नहीं ससुराल में शोभा देती है। आप जो चाहेंगी वही होगा, सुमन नौकरी नहीं करेगी। यह सुन मैंने जैसे ही विरोध करना चाहा, माँ ने मुझे रोक दिया और स्वयं दृढ़तापूर्वक दादी से कहने लगी, माँ जी, पूरा परिवार आपका सम्मान करता है। मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपका आदेश सर्वधैर्य है, किंतु जिस प्रकार आप इस घर की बहू थी, फिर मैं इस घर की बहू बनी, वैसे ही सुमन भी इस घर की बहू है और इस घर में उसका उतना ही अधिकार है जितना आपका और मेरा, इसलिए सुमन इस घर में ही रहेगी। आप उसके सारे रुपये उसे लौटा दीजिए, वो संजीव की अमानत है जिसमें उसकी पत्नी का हक है। और रही बात नौकरी करने की, तो यही निर्णय है, आप, मैं या कोई और नहीं, उसे स्वयं लेने दीजिए। यह सब सुन मैं माँ से लिपट गई। माँ आज पहली बार दादी के समक्ष अपनी बात रख पाई थी। दादी ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। शायद माँ की यह छोटी सी बहन से दादी को भी बदलते वक्त का एहसास हो गया था।